Hello students, and now this is the another important topic of CVP unit second of management accounting. The topic is volume profit analysis. It is also popularly known as cost volume profit CVP analysis. So basically, CVP analysis is an important aspect when we go for the decision making. So earning of maximum profit is the ultimate goal of almost all the business organization, as you know very well. And the amount of profit on sales on product depends upon the volume of production. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना ज़्यादा होता है और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्निंग होती है। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट ऑन सेल को देखते हैं, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आल्सो। तो प्रॉफिट अगर हम अर्न करना है तो नंबर ऑफ सेल यूनिट ऑफ सेल्स टू बी सोल्ड और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो ये एक रिलेशंस है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशंस क्या है। कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के रिलेशंस को जानने के लिए हमें सीबीपी एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की जाती है। बेसिकली जो रिलेशनशिप है अमंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, इट इज आल्सो नोन एज सीबीपी एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेसिकली द एक्सटेंशन, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई डिस्कस विद यू द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। और बेसिकली such analysis explore the relationship existing among us the cost, revenue, activity levels and resulting profits etc. Main aim at measuring the variation of cost with profit। मेन उद्देश्य होता है कि वेरिएशन को ऑफ कॉस्ट विद प्रॉफिट क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम ज़्यादातर इसमें देखते हैं। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये आप जानते हैं, अप टू द सर्टेन लेवल्स ऑफ एक्टिविटी एंड देन चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट पे ज़्यादा पड़ता है, और फिक्स कॉस्ट जो है एक नंबर ऑफ फिक्स यूनिट तक जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा इट लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट पर यूनिट एक्सेट्रा। तो इसका जो इफेक्ट है वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का जो इफेक्ट है वो आपका डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अगर डिक्रीज होता है तो इंक्रीज इन प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिलेगा। सो एंड विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्शन है वो भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट सीबीपी एनालिसिस में बी डिफरेंट एस्पेक्ट। So this is a fixed cost, about something about the fixed cost, the chart you show, see here. So this is a chart, though this is the amount and this is a unit to be sold. तो ये आपने देख रहे हैं जो पर्पल लाइन है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जो ब्लैक लाइन है वो टोटल कॉस्ट है। तो हमने देखा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट कॉस्ट है, आपकी किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक अगर हम जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगी, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट टोटल कॉस्ट विल वो वेरी करेगा विद नंबर ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जितने ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी टोटल कॉस्ट पे, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज देन टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। तो दीज आर द कॉस्ट विच इनकर्ड। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो फॉर अ पीरियड एंड विच विद इन सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स टेंड टू बी अनअफेक्टेड। तो ये बहुत ज़्यादा एक सर्टेन आउटपुट और सर्टेन टर्नओवर लिमिट तक जो है वो अनअफेक्टेड होती है, चेंज होती है, या इसको कांस्टेंट हम कहते हैं। बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, आउटपुट और टर्नओवर, देन मीन्स बहुत ज़्यादा जंप अगर आता है तो इसके अंदर हम चेंज कर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें, रेंट हो गया, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया एक्सेट्रा, रिमेन द सेम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज वेरिएबल कॉस्ट। दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा उतनी ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। एनी इंक्रीज इन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन एनी इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट।
जितनी ज़्यादा इंक्रीजेस होगी प्रोडक्शन में, आउटपुट में, उतने ज़्यादा हमारे वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आएंगे। बट पर कैपिटा जो है वो उस पर हो सकता है डिक्रीज हो, लेकिन ऑन एन एवरेज टोटल जो होगी वो वरी करेगी। लाइक कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इसका एग्जांपल है, डायरेक्ट मटेरियल इसका एग्जांपल है। ये आपका ग्राफ भी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। मीन नंबर ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि 100 यूनिट पे ये आपका 10,000 है, 200 पे 20,000 है, 300 पे 30,000 है, 400 40,000 है। इस टाइप से हम देखेंगे तो ये वरी करेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है सीवीपी एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को जो है हमें देखना होता है। थर्ड जो थिंग है उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। दीज कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ द कंपोनेंट्स को ये देखती है, और एंड दस पार्टली अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और ये लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है पार्टली अफेक्टेड करता है। लाइक सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी में वरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन विल इंक्रीज देन द इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन वगैरह ये सब इंक्रीज होते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स को मिक्स करके हम देखते हैं, तो थोड़ा सा इनका इफेक्ट लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये डॉटेड डॉटेड आपको दिखाए गए हैं कि किस लेवल पर कितना है। जैसे इतने तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेंज हुआ तो उसके बाद थोड़ा और चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से जो एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं। देन सीवीपी एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि सीवीपी एनालिसिस जो है कई तरह की चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें मेन 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, रिलेशनशिप अमंग द सीवीपी एनालिसिस एज द फर्स्ट थिंग, देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं सभी स्टूडेंट्स को, कि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कब होता है, जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देयर आर चांसेस ऑफ डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट इन। तो ये आपको देखना होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पर यूनिट हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, नंबर इन यूनिट्स अगर हम बात करें पर यूनिट्स में आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती चली जाती है। सपोज करें कि हम अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और हमारे जो कॉस्ट है और प्रोडक्शन है वो भी 100 रुपये आती है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना बढ़ा देंगे यानी कि 200 यूनिट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज। मीन्स ये हो सकता है 170, 180 या 150 पर यूनिट भी जा सकता है। तो पर यूनिट जो चांसेस है, ये पहला रिलेशनशिप होता है कॉस्ट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना है। दूसरा है आपका देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप आल्सो बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये भी आपको नेगेटिव रिलेशनशिप मिलेगा क्वेश्चंस में, और आपको भी फाइंड करना होता है। डिसीजन मेकिंग में भी हमें देखना होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में भी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितनी ज्यादा हमारी कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाएगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसके अलावा तीसरा रिलेशनशिप है जिसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान रखना है, ये तीसरा रिलेशनशिप है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है हमेशा आपका पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप होगा। मीन्स नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतने ही आपके प्रॉफिट अमाउंट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाता है। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं सीवीपी एनालिसिस में, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन ऑल 3 पॉइंट्स, अगर हम देखें एन एफर्ट्स इज मेड कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस और इट इज नॉन एज सीवीपी एनालिसिस, the various aspects we find, some questions come arise into the mind. What will be the cost of production at different level of production? क्या cost of production होगी उसको हम इसके help से देख सकते हैं। What will be the amount of product profit at various level of production? Profit क्या होगा, किस level पर क्या profit होगा उसको हम find कर सकते हैं, तो उसमें helpful होता है। What should be the volume of production to earn a desired amount of profit? कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो इस एनालिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप जो हमारे सीपीपी एनालिसिस में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप हम फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से हम चेक करते हैं। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में भी आपका नेगेटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉल्यूम प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये रिलेशन से हमें देखना है, तो इन दैट केस it is worth mentioning that the concept of CBP analysis is used in the narrower as well as the broader sense। दोनों सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, नैरोअर और ब्रॉडर सेंस में भी ये यूज होता है। इन इट्स नैरोअर सेंस इट इज कंसर्न्ड विद द फाइंडिंग आउट ब्रेक इवन पॉइंट। तो नैरोअर सेंस में देखें तो हम ब्रेक इवन पॉइंट इसके हेल्प से कर सकते हैं। इन द नैरोअर सेंस it is concerned with the finding out the break even point and in the level of activity at which the total cost is equal to the total sales volume। तो जितनी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द सेल्स वॉल्यूम देन देयर इज एन ईबीपी पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। So in other words, point at which there is no profit no loss, that point is known as a break even point। In broader sense, CBP analysis is a technique of management accounting which determines the profit cost and sales volume। तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे हम प्रॉफिट कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू को एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और इट इज आल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्री फैक्टर्स। तो अलग अलग फैक्टर्स में हम इसको देखते हैं। नाउ importance and objectives of CBP analysis, this is the important aspect। CBP analysis is an important tool in the process of managerial decision and it is extremely helpful to the management in a variety of problems involving the planning, controlling and budgeting and etc। तो अगर हम देखें तो सीबीपी एनालिसिस हमें कई जगह इसको हेल्पफुल करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच analysis are, the first one is setting up flexible budget। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर हम देखें तो ये सीबीपी एनालिसिस जो है आपकी इट इज हेल्पफुल इन सेटिंग अप अ फ्लेक्सिबल बजट एंड दिस एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल and when we prepare the flexible budget in which indicate that what trends of the amount of sales and cost of production at different level of activity will be। क्या ट्रेंड होगा अमाउंट ऑफ सेल्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, एक अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे। तो ये फ्लेक्सिबल बजट में हम इसको बनाते हैं तो हमें ये हेल्पफुल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बीईपी। बीईपी को फाइंड करने के लिए या बीईपी को देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीपी एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें ये ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ सीबीपी एनालिसिस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस है आपकी प्रॉफिट प्लानिंग। CBP analysis is also helpful and in useful in profit planning and also because whereas on the one hand and we can determine the amount of profit at different levels of activity। एक तरफ हम इसको प्रॉफिट्स को फाइंड करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे एंड दूसरी तरफ हम डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ सेल और प्रोडक्शन भी इसकी हेल्प से कर सकते हैं टू अर्न अ डिजायर प्रॉफिट। दूसरी तरफ हम डिजायर्ड प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम सेल्स ऑफ प्रोडक्शन या वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है हम या को जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को भी हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। तो बेसिकली दिस एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स प्रपोजल्स। फर्स्ट जैसे कि हम देखें कि बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रपोजल्स का हम देखना होते हैं तो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव में भी आपका सीपीपी एनालिसिस हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम कहें फर्स्ट थिंग विच ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वो इसमें हेल्पफुल हो सकता है फाइंड करने के लिए और उसके हिसाब से फिर हम नई पॉलिसी को तैयार कर सकते हैं। वेदर द फर्म शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सप्लाई ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स एट द पर्टिकुलर प्राइस और नॉट। क्या प्रपोजल ऑफ सप्लाई जो है वो किस पर्टिकुलर प्राइस पे इफेक्टिव होगा, किस पर्टिकुलर प्राइस पे इफेक्टिव नहीं होगा, ये भी हमें देख सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन, क्या ऑप्टिमम मिक्स होगा सेल्स और प्रोडक्शन का सो दैट प्रॉफिट में भी बिकम मैक्सिमम, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ये भी हमारा एक डिसीजन होता है। इफ देर आर लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस एट विच शुड बी द परचेज, ये डिसीजन परचेज डिसीजन है तो किस
प्रोडक्ट को परचेज करें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैच करेगा और किसके हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनको हम जो है सीवीपी एनालिसिस की हेल्प से ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन फॉर कंट्रोल। Basically, CPP analysis is also helpful in the evolution of performance of the purpose of control on the basis of profits achieved and cost incurred. It can be analyzed and what the role of production, volume of production, and the other factors which affected the amount of profit. The performance evaluation is also evaluated with the help of the volume of production and the other factors which are related with the profit or amount of the profit. So this is another important thing. Sixth point, helping in price fixation. CPP analysis is also helpful in price fixation when we fix the prices for the market before launching the product into the market and other things. So this analysis is also helpful in price fixation by studying the effect of different price structure on cost and profit. So अलग अलग तरीके से हम इसको हेल्पफुल लिख सकते हैं। सेवेंथ इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट में भी आपकी जो एनालिसिस है सीपीपी एनालिसिस वो काफ़ी हेल्पफुल होती है एंड दिस असिस्ट द फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट टू बी चार्ज एंड टू प्रोडक्ट एट वेरियस लेवल्स of the production because predetermined overhead rates are related to selected volume of production। तो ये अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट के रेट क्या है, उन रेट के हिसाब से हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस को देखते हैं। तो ये अन्य बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें जो हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट को एनालिसिस करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीवीपी एनालिसिस। एट्थ वन इज एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट भी अगर हम बात करें तो मीन्स इन प्रैक्टिस वी फाइंड द फ्लक्चुएशन इन फिक्स्ड एंड मटेरियल कॉस्ट, लेबर रेट एंड अदर ओवरहेड रेट्स एक्सेट्रा। तो ये चेंजेस ऑफ कॉस्ट जो है उनको भी एनालिसिस करने के लिए सीवीपी एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉस्ट सीवीपी एनालिसिस रिलेशनशिप बेसिकली असिस्ट इन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट of these fluctuation and other things. So in short, we can say that CVP analysis is very most important analysis for the profit planning in the business and etc. So I hope you understand. If you have any problem, then ask me. So these are the some assumptions of CVP analysis. तो बेसिकली एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड। आप देखते हैं जो भी हम सीवीपी एनालिसिस करेंगे तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम दो कैटेगरी में और ज़्यादातर तीन कैटेगरी में भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो ही दिखाए हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। दूसरी चीज़ है सीवीपी जो रिलेशनशिप है, कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड आर लीनियर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो जितनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स होगी उतना ज़्यादा सीवीपी रिलेशन जो है वो लीनियर बना रहता है। सेल्स प्राइस, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स एक्सपेंसेस विल नॉट वेरी विद इन द रिलेवेंट रेंज। एक पार्टिकुलर रेंज तक जो है सेल्स प्राइस भी या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है चेंज नहीं होता है या टोटल फिक्स एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर रेंज के बाद उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा। फोर्थ assumption है वॉल्यूम इज ओनली कॉस्ट ड्राइवर। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है या वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो केवल कॉस्ट ड्राइवर होता है, मीन्स कॉस्ट जो है वो इस पर काफी हद तक आपका डिपेंड करता है। फिफ्थ है द रिलेवेंट रेंज ऑफ वॉल्यूम इज स्पेसिफाइड। जो भी वॉल्यूम की रेंज है वो स्पेसिफाइड होगी, उस पर्टिकुलर रेंज तक जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो वरी नहीं करेंगे, लेकिन एक रेंज के बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो जैसे यूनिट पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी वरी करेगी और टोटल फिक्स कॉस्ट है वो भी वरी कर सकती है। तो इन्वेंट्री लेवल्स विल बी अनचेंज। जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो भी चेंज रहना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, तब हम इसके यूज कर सकते हैं। सेल्स मिक्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड। उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में सेल्स भी जो है वो अनचेंज हो सकती है। तो बेसिकली ये इक्वेशन भी हम इसमें यूज करते हैं, प्रॉफिट इक्वेशन फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। और तीसरी इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी कैलकुलेटेड टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि ये हम देखते हैं सेल्स लिखा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, देन वी गेट द कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट इसमें आ गया और फिक्स कॉस्ट में फिर हम जो है माइनस कर देंगे तो देन वी गेट द प्रॉफिट। तो ये दोनों चीजें अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेल्स में से अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफिट मिल जाता है। एक एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूलेशन में हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस वी इंटू क्यू माइनस एफ सी, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी
जो है आपकी माइनस फिक्स कॉस्ट। तो क्वांटिटी क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर हम जो कर लेते हैं तो आपको जो है क्वांटिटी हमें मिल जाती है, और डिवाइडेड बाई एस माइनस एस बी भी हम कर सकते हैं। तो क्वांटिटी मीन्स क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द टारगेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट हमें अर्न करना है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, कितनी हमें यूनिट चाहिए, उसको हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हम इसको कह सकते हैं, या सेल्स में भी आ सकता है। एज फॉर सेल्सिंग प्राइस पर यूनिट, एस पी बी हम इसको कहते हैं। वी सी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एफ सी मीन्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। Suppose that, for example, suppose that Superbike wants to produce a new mountain bikes called Hero 1 and has forecast the following information. ये इसने कुछ प्राइस दिए हैं, प्राइस पर बाइक 800 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर बाइक 300, फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू बाइक प्रोडक्शन 55,000 लैक्स, टारगेट प्रॉफिट है आपका 2 लैक्स का, एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो 12,000 यूनिट्स हमें बनानी है। तो वी डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ बाइक्स नीडेड टू बी टारगेटेड प्रॉफिट। जो टारगेटेड प्रॉफिट है 2 लाख का, उसको अर्न करने के लिए हमें कितनी बाइक्स जो है बेचनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आपका देखेंगे जो ऊपर ने लिखा एफसी प्लस एक्सपेक्टेड, तो एफसी आपका जो है वो 55 लाख से 55 लाख प्लस जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2 लाख है वो हमने प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई ये एस माइनस वी। तो एस आपका जो है सेलिंग प्राइस 800 है, और वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट है आपका 300, तो ये हो गया आपका 500, तो ये हो गया आपका 57 लाख अपॉन 500, देन वी गेट द 11,400 बाइक्स। अगर हम 11,400 बाइक्स बेचते हैं तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So I hope you understand. Thank you. And this is the introduction of CVP analysis and some important and importance and objective, and also discuss the assumptions of CVP analysis. Thank you for watching. I hope you understand.